इस पार्ट में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी। ममता बनर्जी इसकी मेन जो है लीडर हैं और इनको रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी ये बनी 2016 में। पार्टी का सिंबल फ्लावर और ग्रास है। कम्युनिज्म कमिटेड है ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के लिए। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता की ये बात करती है। ये वेस्ट बंगाल में रही है 2011 में और जनरल इलेक्शन में जो है उसका ये परसेंटेज रहा है और ये 2019 में इसको 22 सीट्स मिली थी अभी जो इलेक्शन हुआ था। फिर इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी है, एलिफेंट इसका निशान है। इसको कांशी राम ने 1984 पे बनाया था। ये सिक्योर बहुजन समाज का पावर का रिप्रेजेंटेशन करती है जिसमें ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी आते हैं और इन्होंने जो है इंस्पिरेशन लिया हुआ है जो बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर। और ये सिक्योर इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए काम करती हैं, दलित और ऑप्रेस्ड पीपल के लिए। उत्तर प्रदेश में इनका बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में कई बार इन्होंने बनाई है। लोकसभा इलेक्शन 2000 में इनका ये परफॉर्मेंस रहा। बीजेपी के बारे में आप जानते ही हैं, इस समय में इनकी सरकार है लेकिन 1980 में ये पार्टी बनी थी। ठीक है, भारतीय जनसंघ के नाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था इस पार्टी को। ये मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करना चाहती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़। दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व पे ये काम करती हैं। ठीक है, और इस समय में काम कर रही हैं और मेजर पार्टी के रूप में 2019 के इलेक्शन में सामने आई हैं। फिर पहले तो ये कुछ लिमिटेड थी नॉर्थ और वेस्ट इन अर्बन एरियाज़ में, लेकिन धीरे धीरे ये उभर कर आ रही हैं। 1998 में इन्होंने एनडीए बनाया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। इनको ये 1925 में बनी थी। ये मार्क्सिज्म और लेनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पर इनके विश्वास करती है। ये कम्युनिज्म पे विश्वास करती है। ठीक, फिर became weak after split in party in 1964। ये जो है 1964 में इसमें स्पिल्ट हो गया था, इसमें टूट गई थी और इसके फॉर्मेशन में हुआ था CPIM बनी थी इसको। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसका थोड़ा प्रभाव कम हुआ है लेकिन इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक, उसके बाद CPIM ये 1964 में बनी थी। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो है ये पार्टी है और ये जो है ये बंगाल, केरला, त्रिपुरा में जो है इसका स्पेशली पुअर के बीच में इसका रिप्रेजेंटेशन है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुरानी पार्टी 1885 में बनी थी और कई स्प्लिट इसमें हुए हैं। पॉलिटिक्स में ये काफ़ी समय से है। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाना चाहती थी और कई बार इनको रूलिंग करने का मौका हमारे यहाँ मिला है और हम इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सेकुलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन के लिए काम करती। इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से 2004 to 14 में ये मेजर अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रही है। फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 1999 में बनी थी। गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पे काम करती है। wants that high offices of government to be confined natural born citizen of the country। और ये इनका मेजर है। मेजर पार्टी महाराष्ट्र में है और सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है मेघालय, मणिपुर और आसाम। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने देख लिया। अब कोलिशन पार्टनर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, अलायंस विद कांग्रेस में। फिर दूसरी इनके अलावा जो अदर्स
पार्टीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी मानी गई हैं, जिनको रीजनल पार्टी भी कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल लेवल पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट ऑफ सेवरल स्टेट्स। तो कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये जो है स्टेट आइडेंटिटी के रूप में उभर कर आ रही हैं। Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made Parliament of India politically more and more diverse. और इसी कारण क्या हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वो more and more diverse होते जा रहा है, अलग अलग ग्रुप के लोग इसमें आ रहे हैं पार्लियामेंट में। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी, जैसे लोकसभा में हुआ था, हालांकि इस समय में मेजॉरिटी मिल गई है। तो एज अ रिज़ल्ट नेशनल पार्टीज़ जो है वो कंपेल हो रही हैं धीरे धीरे अलायंस के लिए। आगे भी ऐसा हो सकता है कि अलायंस को ज़्यादा महत्व मिले। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टीज़ हैं जो डाइवर्सिटी की वजह से उभर कर आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है वो पार्टी के ही अंदर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी पॉलिटिकल पार्टी टू अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर। अब उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट चैलेंज जो है कि कुछ ही लीडर के पास जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, मतलब कुछ मुख्य लीडर के हिसाब से जो है पार्टी चलती है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन। अब आप देखते होंगे कि अक्सर इन पार्टी मेंबर्स के बीच में झगड़े होते रहते हैं। तो ordinary member of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. They do not have means. उनके पास ना तो मीन्स हैं कनेक्ट होने के, जो ऑर्डिनरी जो मेंबर्स हैं। तो ये कुछ डिफ़िकल्टी है कि भाई कुछ लोगों के हैंड में ही जो है पावर है, कुछ लोगों के हाथ में ही जो है पूरी पार्टी की कमांड है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो पार्टी की प्रिंसिपल हैं, पॉलिसीज़ हैं, पर्सनल लॉयल्टीज़ है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो है पार्टी जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स अपने फंक्शनिंग में। ऑर्डिनरी वर्कर को कभी टॉप में आने का मौका मिलता ही नहीं है। कुछ ही मेंबर्स जो फैमिली के हैं, किसी फैमिली के कुछ ही मेंबर्स को जो है डायनेस्टिक सक्सेशन मिलते जाता है, मतलब उन्हीं को जो है पार्टी में जगह मिलते जाती है। आम जो व्यक्ति है उसको कभी ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। तीसरा जो चैलेंज है आज डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के बीच में वो है कि मनी और मसल पावर का जो है लगातार जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पार्टी जो होती हैं वो शॉर्टकट तरीके अपनाती हैं। वो अक्सर क्या करती हैं, ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट कर लेती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है या बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और कई बार तो क्रिमिनल्स को जो है इलेक्शन में पार्टियां खड़ा कर देती हैं और वो अपने मसल पावर से जो है इलेक्शन जीत लेते हैं। तो ये एक चैलेंज है। चौथा चैलेंज है, फोर्थ चैलेंज है, वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। अब चॉइस ही नहीं वोटर के पास। वोटर जानता है कि यदि मैं इनको चुनूंगा तो ये वही काम करेंगे जो इसके पहले वाली पार्टी करती थी। तो इस तरह से क्या है, कुछ बहुत अधिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं रह गया है पार्टीज़ के बीच में। तो इसी कारण क्या है कि कोई ऑप्शन ही लोगों के पास नहीं है। पीपल को जो है कई बार क्या होता है कि जैसे लोग किसी को इलेक्ट करके भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि पार्टियों में अंदरूनी इतनी चैलेंजेस हैं कि व्यक्ति के हिसाब से डेमोक्रेसी में उनको जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो पार्टीज़ के सामने हैं। अगला है हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ठीक है चैलेंज तो है, लेकिन इसको रिफॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या पार्टियां सुधरना चाहती हैं,
क्या ये जो आपने अभी 4 चैलेंजेस देखे, क्या ये पार्टियां इनको दूर करना चाहती हैं? सबसे पहली बात तो आखिर यदि ये वो नहीं चाहती तो कौन उनको सुधारेगा? तो ये सबसे पहली ड्यूटी सिटीजन्स की है कि फाइनल डिसीजन जो होगा वो सिटीजन्स का है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल कैन रिप्लेस देम। तो जो फाइनल डिसीजन है वो लीडर लेते हैं, तो पीपल ऐसे लीडर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कैसे इनको चैलेंज किया जाए? क्या केवल कुछ लीडर को चैलेंज करने से काम चल जाएगा? तो कुछ सजेशन दिए गए हैं कि जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक अमेंडमेंट लाया है कि आप एमएलए और एमपी जो होंगे वो बार बार पार्टी को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ इसमें कुछ ना कुछ लूप होल निकल ही रहा है, ठीक है ना। और एमएलए और लॉ कहता है कि यदि एमएलए और एमपी चेंज करते हैं पार्टी को तो ही एंड शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प टू ब्रिंग द डिफेक्शन। और इससे क्या होगा कि हमारे जो है शुद्ध डेमोक्रेसी को बनाने में का मतलब मदद मिलेगी। फिर है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि पास किया है एक ऑर्डर कि वो रिड्यूस करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और क्रिमिनल्स का। तो उन्होंने कहा कि भाई एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हालांकि अभी ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है इसको चेक करने का कोई अभी ऐसा साधन नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी इससे क्या है कुछ प्रभाव तो पड़ रहा है। तीसरा है कि सारे इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बात कही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करेंगी, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगी, ठीक है ना। और पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स मोर इट इज़ मोर फॉर्मेलिटी। और कर तो रही हैं लेकिन पार्टीज जो है वो फॉर्मेलिटी के रूप में इस तरह के काम कर रही हैं। तो और मैनी सजेशन जो होते हैं ऑफन मेड, और बहुत सारे सजेशन दिए जाते हैं। जैसे पहला है कि एक लॉ बनना चाहिए इंटरनल अफेयर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सॉल्व करने का। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन एंड रजिस्टर मेंबर, फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए, एक जज होना चाहिए पार्टी डिस्प्यूट के माध्यम पार्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। सेकंड है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स कम से कम 1/3 टिकट वुमेन को दें तो ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। फिर देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। अब स्टेट फंडिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, इन सब को जो है जैसा पार्टी परफॉर्म करे ताकि उन लोगों को भी मौका मिले जो देश में शासन प्रणाली में सुधार लाना चाहते हैं। तो ये सजेशन जो है अभी तक पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट तो किए नहीं हैं, लेकिन यदि एक्सेप्ट करेंगे तो इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फिर है पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। अब लोग क्या है पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डाल सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशन, पब्लिसिटी, एजिटेशन, ordinary citizen and pressure group and movement and media can play an important role in this। और इस मीडिया के माध्यम से लोगों के रैली और लोगों के पिटीशन के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर लाया जाता है। और यदि मतलब उनको ये लगने लगेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई लगातार लोग हमारे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सुधरेंगे। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस join political parties। The quality of democracy depends on degree of public participation। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन पर जो है डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी। केवल जो है लोग क्या करते हैं कि बाहर से तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी में आना नहीं चाहते, और इसी के कारण क्या हो रहा है कि बेटर पॉलिटिक्स जब तक नहीं मिलेगी तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता। तो इन सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में, और हमने जाना कि हम कैसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार ला करके डेमोक्रेसी में सुधार ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, आपने जो लिंक भेजी थी।
और आपको जो लिंक मैंने भेजी थी उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, और ऑर्गेनाइज हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से नोट्स बना लें। थैंक यू वेरी मच।